यस हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लाइट को इमिट करेगा और जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ पर लाइंस के बारे में बात करेंगे हम। अब वो लाइन से बैंड बनाएगी विच आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट सीरीज आफ्टर डिस्कवर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर डिफरेंट सीरीज है, जो लाइन्स हैं उनको सीरीज बोला गया है। तो यहाँ पर लाइमन, बैमर, पैचन, ब्रैकेट, पिफंच एंड हैम्फ्रे, ये वाली जो सीरीज़ हैं ये। अब यहाँ पर देखो अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, 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 मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उससे उस रीजन को बोला गया है अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। क्लियर है आपको? तो ऊपर वाली जस्ट डायग्राम में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इंफ्रारेड की क्या होगी, विजिबल की क्या होगी। तो आप ऊपर वाला डायग्राम थोड़ा सा एक टैली कर सकते हैं एक बार और। तो अब देखिए यहाँ पर एंड हाइड्रोजन एटम है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर क्या है, शेल्स हैं। शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सी सीरीज़ बना रहा है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 से N1 जो न्यूक्लियस के बाहर वाला जो शेल है, जस्ट पास वाला शेल है, वहाँ से अगर वो आउटर मोस्ट में जंप कर रहा है, जंप, ठीक है, N1, N2, N3, क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ से वहाँ पर अगर वो मूव कर रहा है सेकंड शेल में या फिर थर्ड शेल में या फिर फोर्थ शेल में या फिर फिफ्थ शेल में, अगर वो मोमेंट कर रहा है तो वो क्या होगा, लाइमन सीरीज़। अब अगर वो बैमर क्या बोलेंगे, अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है और वो वहाँ से हायर उसमें जंप कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे बामर सीरीज़। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जंप ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो हायर शेल है वहाँ से वापस अपने जो ओरिजिन वाला शेल है वहाँ पर आ रहा है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रा बोलेंगे, जो कि हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अब जंप करता है तो जो रेडिएशन निकालेगा वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो N1 जो है N1 लाइमन सीरीज़। अब अच्छा ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब न्यूक्लियस के जो पास वाला शेल है उससे रिलेटेड होना चाहिए। या तो वो वहाँ से हायर क्लास में जंप करे या हायर क्लासेस से N1 में आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज़। अब अगर सेकंड वाले से रिलेटेड है तो उसको हम बोलेंगे बामर सीरीज़। पास्चन से रिलेटेड है तो उसको हम बोलेंगे थर्ड शेल से रिलेटेड है तो उसको हम बोलेंगे पैचन सीरीज़। इस तरीके से ये सीरीज़ बनती जाती है। अब आता है हमारे पास बोर मॉडल, जो थॉमसन ने दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के मोमेंट्स को शो किया। उसके बाद बोहर आए और बोहर ने भी एटम के बारे में कुछ स्पेसिफिक पोस्टुलेट्स दी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्या है, प्लैंक मैक्स प्लैंक ने दिया था। प्लैंक ने बोला था कि जो रेडिएशंस होती हैं वो उसके अंदर एनर्जी पैकेट्स होती है, जिसको क्या बोला गया था, फोटोन्स बोला गया था, याद है आपको? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। द मेन पोस्टुलेट्स आर एन एटम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड हैवी पॉजिटिवली चार्ज। अब इन्होंने भी वही वाली चीज़ बताई कि एटम जो है वो उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिसको कि ऑर्बिट बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सन के चारों ओर सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड एनर्जी। दीज ऑर्बिट्स KLMN, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट K, सेकेंड वाला L, फिर M, फिर N। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो है मतलब न्यूक्लियस के पास वाला, अगर वहाँ पर है तो उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। और अगर वो ऊपर जाता है लाइक N1 से N2 N3 में जा रहा है तो उसको बोलेंगे हायर एनर्जी स्टेट।
तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम ग्राउंड स्टेट, इट जम्प्स टू द हायर एनर्जी स्टेट बाय द एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अगर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से कहाँ जाता है, हायर में जाता है, और जब हायर से वापस लोअर में आता है तो एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में जो है वो एनर्जी को हायर से लोअर में भी आ सकता है, लोअर से हायर में भी जा सकता है। द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू लेवल्स। तो E2 और E1, E2 मतलब जो कहाँ से कहाँ आ रहा है, ठीक है, हायर है तो E2 और E2 से E1 में आ रहा है तो E2 माइनस E1। A limitation of the Bohr models, it was not able to explain spectrum of atom containing more than one electron। अभी हम हाइड्रोजन की बात की थी, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्लियर है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में तो सब बता दिया। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर एटम्स विच आर हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की, तो ये इनकी कमी थी। इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट, लाइन इन मैग्नेटिक इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, कमिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया वो चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम्स। 3 डायमेंशनल मॉडल मतलब इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, इन्होंने रेडियस के बारे में बताया और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटम्स होता है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपरली बताया इन्होंने, लेकिन फिर भी 3 डायमेंशनल मॉडल के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एटम जो होता है वो क्यों उसके अंदर नहीं गिरता, तो एनर्जी के बारे में तो इन्होंने बात की थी, E2 माइनस E1। इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और शेप के बारे में भी नहीं बताया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी नहीं बताया, जो कि हम अभी पढ़ें, इसके बाद वाले जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, द मेन पोस्टुलेट्स, अच्छा रिपीट हो गया है वाला, लिमिटेशन ऑफ बॉर मेटल, ये भी अपने पढ़ लिया। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, डी जो कि किसने नहीं बताया था, बोहर ने नहीं बताया, तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट बताता है कि जो एटम होता है उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, मटेरियल पार्टिकल पॉजेस वेव कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो मटेरियल होता है हमारा कोई सा भी, वो एटम से बना होता है। अब एटम क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा, तो जो रेडिएशंस होती हैं वो दो तरीके के फीचर्स शो करती है, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, मतलब जो कोई सा भी मटेरियल है उसके पार्टिकल्स दो तरीके की नेचर शो करते हैं, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर, मतलब स्मॉल पार्टिकल से भी बने होते हैं और वो पार्टिकल्स जो हैं वो वेव मोमेंट भी शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। मतलब इसका मतलब है कोई सा भी सब्सटेंस जो होता है, कोई सा भी मटेरियल पार्टिकल्स होता है, उसकी दो तरीके की नेचर होती है, एक तो वेवी नेचर और एक पार्टिकल नेचर, वेवी नेचर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल मतलब हो गया फोटोन और वेवी मतलब हो गया वेव रेडिएशन को वो इमिट या एब्जॉर्ब करता है। इफ फोटोन वॉज वेव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज गिवन बाय EH न्यू। आपको पता है H न्यू, ठीक है, न्यू H न्यू, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी जो होती है वो किसकी फ्रिक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। इफ़ फोटोन हैज़ पार्टिकल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी इज़ गिवन बाय, अब आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी वो पहले ही दे चुके थे ये, ठीक है, बस डी ब्रॉगली ने इसी को ही दोबारा यूज़ किया था। तो E इज़ mc स्क्वायर। अब यहाँ पर m क्या है, मास, और c क्या है, जो लाइट है उसकी स्पीड, लाइट की क्या है, स्पीड। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, E यहाँ पर ये हटा के हम क्या कर देंगे, इसको हटा दिया हमने और इसकी जगह पर हमने इक्वल टू H न्यू।
ठीक है। एच की वैल्यू फिक्स होती है, ये एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनी है हमारे पास, E = h न्यू, E = mc²। ठीक है। तो अब आता है हमारे पास, इसमें आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए E अब यहाँ पर दो इक्वेशन हो गई, तो मैं h न्यू = mc² कर सकती हूँ। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो h न्यू = mc²। तो अब इस इक्वेशन से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। c की वैल्यू निकाल, c = न्यू लैम्डा, फॉर्मूला है ये भी, c = न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर c की जगह पर आप क्या लिख देंगे, न्यू लैम्डा स्क्वायर। c की जगह क्या आ जाएगा, न्यू लैम्डा स्क्वायर। तो h की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, h = c/लैम्डा। ये देखो यहाँ पर न्यू की वैल्यू आपने क्या निकाल दी, लैम्डा को नीचे ले लिया तो c/लैम्डा हो गया। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर दिया न्यू की जगह पर। ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो अपने पास जो फॉर्मूला बना वो लैम्डा = h/mc, h/mc। अब h जो लैम्डा है, यहाँ पर हम न्यू को जो है वो क्या स्पीड है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, mv भी लिख सकते हैं, जो p है। न्यू जो है, mc क्या है, स्पीड ही तो है, तो mc की जगह पर हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। और p = mv जो कि मोमेंटम होता है, तो उसकी जगह पर mv = p होता है मोमेंटम, और उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम, जो कैसे बना, mv, mc था, mc को हम mv भी लिख सकते हैं। mv मतलब होता है मोमेंटम, मतलब m मास इनटू v वेलोसिटी, तो उसको हम बोलेंगे मोमेंटम, और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो किसने नहीं बताया था, बोहर ने नहीं बताया था। तो डी ब्रोगली के बारे में भी नहीं बताया था, ड्यूअल नेचर के बारे में भी नहीं बताया था, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी नहीं बताया था, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।